हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जंतुओं में पोषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषण क्या होता है। पोषण न्यूट्रिशन का क्या अर्थ होता है। तो पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होना। हमारे शरीर में, जीवधारियों के शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस तरह से शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि और विकास करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होगा, वो जो पोषक तत्व होगा, वो मुख्य रूप से जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। तो जैविक क्रिया जो होगी हमारे शरीर के अंदर, उसका संचालन करेगा। जैविक क्रिया का मतलब जीवों के शरीर में होने वाली क्रिया, चाहे वो भौतिक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो, दोनों को सम्मिलित रूप से जैविक क्रिया कहेंगे। इसके अलावा उपापचय, उपापचय जिसे अपचय और उपचय कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसके अलावा श्वसन की क्रिया होती है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, उपापचय कहेंगे। तो उपापचय में और उसके अलावा जैविक क्रिया के संचालन में जो भी पोषक तत्व सहायक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहेंगे। तो पोषण में अगर हम देखेंगे तो दो तरह के या तीन तरह के पोषक तत्व इसमें मुख्य रूप से होते हैं। जैसे एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा होता है वसा, जिसे हम फैट कहते हैं। इसके अलावा होता है प्रोटीन। ये तीन तरह के ऐसे पोषक तत्व हैं जो मुख्य रूप से हमारे शरीर के या किसी भी जीवधारी के शरीर में वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन, ये पोषण में सहायता करते हैं। तो इन्हें हम लोग पोषक तत्व कहेंगे। पोषक तत्व का मतलब जो पोषण की क्रिया में सहायता करते हैं। अब ये जो पोषण होता है, इससे जीवधारियों के शरीर में वृद्धि और विकास की क्रिया हो पाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पोषण है जंतुओं के अंदर वो कितने प्रकार से होता है। तो हमें पता है कि पौधों में जो पोषण की क्रिया होती है वो दो तरह से होती है। पौधे क्या होते हैं, मुख्य रूप से वो स्वपोषी होते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन इसके अलावा वो परपोषी नेचर के भी होते हैं। कुछ कीट भक्षी पौधे भी होते हैं या कुछ पैरासाइट नेचर के होते हैं, जैसे फंगस वगैरह होते हैं, वो क्या होगा, पैरासाइट नेचर का भी होता है। तो वो भी स्वपोषी परपोषी होते हैं। तो ठीक इसी तरह से जंतु भी स्वपोषी और परपोषी दोनों नेचर के होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो परपोषी होगा, परपोषी जंतुओं की बात करेंगे या स्वपोषी जंतुओं की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम स्वपोषी को देख लेते हैं। तो पौधों के अंदर जो स्वपोषी कंडीशन होती है, जिसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाएगा, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। इसमें ये किस तरह की प्रक्रिया इसके अंदर होती है ऑटोट्रॉप्स के अंदर। इसमें क्या होगा कि जो पेड़ पौधे होंगे या वनस्पतियां जो होंगी वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो सेम इसी तरह से जंतु भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्वपोषी नेचर के होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मतलब किसी भी तरह से ये किसी दूसरे जंतु पे या किसी दूसरे पौधे पे निर्भर नहीं होते हैं। इसमें ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। तो जो जंतु होंगे इनमें स्वपोषण की जो विधियाँ होती हैं वो भी दो तरह के से होगी। एक का नाम होगा रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषी, अर्थात ये रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे, ये रासायनिक पदार्थों का उपयोग करेंगे और उनसे भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और दूसरे होते हैं प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे होती है, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनता है, सेम उसी तरह से प्रकाश संश्लेषी नेचर के होते हैं। तो ऐसे जंतु या मतलब कि जानवर जो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगे, ये मुख्य रूप से किसका उपयोग करेंगे, अकार्बनिक पदार्थ का। ये अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके इससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेंगे। तो ये अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो जैसे सल्फर बैक्टीरिया हुआ, उसके अलावा नाइट्रोसोमोनास हुआ, नाइट्रोसोकोकस हुआ, ये सब क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके ये सीधे तौर पे भोजन बनाते हैं। इसके अलावा आता है प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषण जो होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषी कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसे हम लोग फोटोट्रॉप्स कहेंगे। अब ये जो फोटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश के अंदर ये अपना भोजन बनाएंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना एक जंतु है
जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है। ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर हरित लवक होगा। इसके अंदर क्या होगा? हरित लवक पाया जाएगा, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। तो इस तरह से जो स्वपोषी जंतु होंगे, पौधे भी होते हैं, जंतु भी होगा, तो जो स्वपोषी जंतु होगा वो दो तरह का हुआ, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी का मतलब हुआ जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और सल्फर बैक्टीरिया वगैरह हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जंतु होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल इसका है यूग्लिना, जो प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के उपस्थित होने के कारण ये क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इस तरह से स्वपोषी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। अब हम दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे। जो जंतु होते हैं वो परपोषी नेचर के भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। अब ये जो परपोषी होते हैं, जंतुओं में जो परपोषी वाला पोषण होगा, मतलब ये किसी दूसरे पौधे से या फिर किसी जंतु से ये क्या करेंगे? अपना भोजन प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो ये किसी जंतु या पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब ये भी 3 तरह के हो जाएंगे। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आएगा वो होगा शाकाहारी। शाकाहारी, जिसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। शाकाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो पूर्ण रूप से ये क्या करेंगे? हरे पौधों पे या फिर जो वनस्पतियां होती हैं उन पर निर्भर होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जैसे खरगोश हो गया, इसके अलावा गाय हो गई, ठीक है, भैंस हो गई, ये सभी क्या हैं? ये स्वपोषी होते हैं। मतलब ये पूर्ण रूप से जो घास फूस या वनस्पतियां हैं उसी पर निर्भर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मांसाहारी की। मांसाहारी माने ये मांस का भक्षण करेंगे, मांस पे निर्भर होंगे। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हो जाएगा जैसे शेर हो गया, इसके अलावा चीता हो गया, ठीक है, शेर, चीता, ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आएगा जिसे हम लोग कहेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी जो ओमनिवोर्स होते हैं। अब सर्वाहारी कैसे होते हैं? मतलब ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों नेचर के होते हैं। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो मनुष्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से परपोषी वाली जो कंडीशन है वो भी क्लियर हो जाती है। तो पर माने पराया, पोषी माने दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करना। शाकाहारी माने पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करने की क्रिया खरगोश में, गाय में, भैंस में और जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें होती है। जबकि मांसाहारी में जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, ये क्या करेंगे? हमेशा ये शाकाहारियों पे निर्भर होंगे या फिर ये मांसाहारी और सर्वाहारी को भी खा सकते हैं। मतलब ये किसी जंतु को ही खाएंगे, पौधों को डायरेक्ट घास को नहीं खाएंगे। तो शेर कभी घास नहीं खाएगा, ये जब भी खाएगा तो ये हमेशा किसी दूसरे जंतु के मांस को ही खाएगा। इसी तरह से सर्वाहारी है। सर्वाहारी मतलब जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मनुष्य है। और इस तरह से परपोषी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अब बात आती है कि जो भोजन प्राप्त करते हैं जीवधारी, जीवधारियों में भोजन प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। मतलब ये 3 विधियों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें जो सबसे पहली कंडीशन होती है उसे बोलते हैं पूर्ण भोजी। सबसे पहली कंडीशन जो होती है उसे कहते हैं पूर्ण भोजी। पूर्ण भोजी को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक। अब ये होलोजोइक पूर्ण भोजी, पूर्ण माने पूरी तरह से, पूर्ण का मतलब क्या हो गया? पूरी तरह से, भोजी का माने भोजन। तो ये जो धारी होंगे ये कैसे होंगे? ठोस या तरल के रूप में। ये ठोस अथवा तरल पदार्थ के रूपों में किसी भी भोज्य पदार्थ को, जो फूड मटेरियल होगा या लिक्विड मैटर होगा, उसे ग्रहण करने का काम करेंगे। अब ये कैसे होते हैं? ये एक तरह से रक्त को क्या करेंगे? खाने का काम करेंगे। तो इन्हें रक्ताहारी कहा जाएगा। क्या नाम दे देंगे? रक्ताहारी। मतलब ये सीधे सीधे ब्लड को खाने का काम करते हैं। या इन्हें कीटाहारी भी कहा जाता है। मतलब ये कीटों का भक्षण करेंगे, कीटों को खाने का काम करेंगे। तो रक्ताहारी में अगर हम ध्यान दें तो जैसे रक्ताहारी माने सीधे तौर पे ये ब्लड को सक करेगा। जैसे मच्छर होता है, मच्छर क्या करेगा? रक्त को खाता है। इसी तरह से खटमल होता है, ब्लड को सक करता है, खाता है, तो रक्ताहारी हो गया।
और बाकी कीटाहारी में जो इंसेक्ट को खाता है, जैसे छिपकली होती है, छिपकली क्या है, कीटों को खाती है। तो ये सीधे सॉलिड या लिक्विड मैटर को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और इनमें पचाने उचाने जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है, पूर्णभोजी के बाद दूसरे नंबर पे आएगा जिसे हम लोग कहेंगे मृतभोजी। क्या नाम देंगे, मृतभोजी। मृतभोजी। अब मृतभोजी कैसे होते हैं, इन्हें हम लोग सेप्रोबायोटिक कहेंगे। क्या नाम दे देंगे, सेप्रोबायोटिक्स। सेप्रोबायोटिक्स। अब ये जो सेप्रोबायोटिक्स होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है, ये पूर्ण रूप से मरे हुए और जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं पर निर्भर होते हैं। मतलब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे एनिमल पे या फिर प्लांट, दोनों पे डिपेंड होते हैं। इसमें जैसे अगर हम बात करें तो जो भी जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, या फिर इसके बैक्टीरिया तो फिलहाल प्लांट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह से डिकेइंग मैटर होते हैं, मतलब डिकेइंग एनिमल होते हैं, जो डेड और डिके माने मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे, जंतुओं पे या फिर पौधों पर निर्भर होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जिसे हम लोग नाम देते हैं परजीवी। क्या नाम देंगे, परजीवी। पर माने पराया, जीवी का मतलब जीवित रहना। तो ये किसी दूसरे जंतु पे या पौधे पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। तो परजीवी का मतलब क्या हो गया, ऐसे जंतु जो पूर्ण रूप से किसी दूसरे पौधे पे या जंतु से अपना भोजन प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इसमें जैसे पैरासाइट के तौर पे हम बात करें तो जैसे एंटामीबा होता है एंटामीबा हो गया। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका या फिर एंटामीबा इकोलाई ना, तो जिसे हम इकोलाई कहते हैं, एंटामीबा इकोलाई। इसके अलावा जैसे प्लाज्मोडियम होता है, ये सब क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल हैं। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम ये सब क्या है कि एक तरह से ये पैरासाइट होते हैं, पूर्ण रूप से किसी जंतु या पौधे के शरीर पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा जैसे वुचरेरिया बैंक्राफ्टी हो जाएगा और एस्केहेलमिंथीज वगैरह के जो भी एनिमल होंगे वो सब परजीवी होते हैं। तो इस तरह से जो जंतु होंगे, जंतुओं में पोषण की जो विधियाँ होंगी वो दो तरह की हुई, जिसमें हमने सबसे पहले आपसे बताया कि स्वपोषी पोषण होगा इनमें। इसका मतलब ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना सकते हैं। और ये दो तरह के हुए, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में मतलब ये अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, इन सब का उपयोग करेंगे और सीधे तौर पे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते थे। इसमें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया हो गया, मतलब सल्फर बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोसोकोकस हो गया, वो किसका एग्जाम्पल था, रसायन संश्लेषी का। दूसरे नंबर पे आता है प्रकाश संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी क्या करेंगे, उसका एग्जाम्पल यूग्लिना था। यूग्लिना क्या करेगा, प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है, जो कि जंतु है। और यूग्लिना को हम लोग संयोजक कड़ी भी कहते हैं। तो जो यूग्लिना है, यूग्लिना का एक नाम और है, इसे हम संयोजक कड़ी कहते हैं। संयोजक कड़ी है ये जंतु और पौधे के बीच की, क्या है ये, संयोजक कड़ी है। मतलब ये इसके अंदर जंतुओं के भी गुण होंगे और ये पौधे का भी गुण रखता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता है, बिल्कुल पौधों के जैसा, और प्रकाश न होने पर ये जंतुओं के जैसा क्या है, जंतुओं के जैसा किसी दूसरे एनिमल या फिर प्लांट पे डिपेंड हो जाता है। तो एनिमल और प्लांट के बीच की ये क्या है, संयोजक कड़ी है। तो यूग्लिना को हम जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो अगला वीडियो होगा इसका, उसमें देखेंगे कि मनुष्य में पोषण की क्रिया कैसे होती है और मनुष्य में उसकी जो पाचक ग्रंथियाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वहाँ पे पाचन कैसे होता है। तो धन्यवाद।